Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025846 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 846 का विश्लेषण। पेपर 846 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट, किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। देर आर सो मैनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, फिल्स नहीं फिल्थ होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, फिल्थ का अर्थ है गंदगी और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसका प्लूरल फॉर्म संभव नहीं है, तो फिल्स के स्थान पर फिल्थ होना चाहिए था। चूंकि फिल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब आर नहीं इज होनी चाहिए थी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और मैनी नहीं मच होना चाहिए था, क्योंकि मैनी का प्रयोग हम प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच का प्रयोग करते हैं। तो सारे करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। देयर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। यहाँ चारों ओर कितनी गंदगी है। फिल्थ का अर्थ है गंदगी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अन्य कोई ऑप्शन में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। एक बार फिर से वही निर्देश है, जिस खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द ऑनसेट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की शुरुआत। विद्यार्थी ध्यान दें, ऑनसेट का अर्थ है शुरुआत या आरंभ और स्टॉर्म है तूफान। सीम टू अनसेटल एंड वरीड द हर्ड ऑफ शीप। सीम का अर्थ है प्रतीत होना, अनसेटल का अर्थ है किसी को अशांत या व्यग्र करना, तथा वरीड चिंतित। द हर्ड ऑफ शीप, हर्ड है झुंड, शीप है भेड़। तो वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, वरीड नहीं वरी होना चाहिए था। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। सीम्ड के साथ हमें चाहिए इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट या प्रेजेंट फॉर्म। तो जैसे टू अनसेटल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वरीड नहीं वरी होना चाहिए था, क्योंकि वरीड तो वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। हमें चाहिए इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा करेक्शन सेगमेंट सी में है, यही हमारा आंसर होगा। एक बार करेक्शन के बाद वाक्य को पुनः पढ़ लेते हैं। द ऑनसेट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की शुरुआत या तूफान के आरंभ ने, सीम्ड प्रतीत हुआ कि उस भेड़ों के झुंड को, हर्ड ऑफ शीप को अनसेटल और क्या कर दिया, वरी कर दिया, उनको अशांत कर दिया, व्यग्र कर दिया और चिंतित कर दिया। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड। इस नाटक में, इस प्ले में जो गाना है उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। एज इट इज डैश टू द स्टोरी, एज इट इज इंटीग्रल टू द स्टोरी। विद्यार्थी ध्यान दें, इंटीग्रल का अर्थ है जुड़ा हुआ, अभिन्न, अभिन्न या जुड़ा हुआ। इस गाने को नाटक में से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये कहानी का अभिन्न भाग है, जुड़ा हुआ भाग है। अन्य शब्दों पर एक नज़र कर लेते हैं। इंटरवीन का अर्थ है हस्तक्षेप करना या फिर बीच बचाव करना, बीच में पड़ना। इननेट का अर्थ है जन्मजात। अगर कोई चीज़ आप में सहज रूप से या जन्मजात रूप से है तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं इनबॉर्न, इनहेरेंट या इननेट। और अंतिम ऑप्शन सी, ओनरस का अर्थ है कष्टकर या बोझिल। अगर कोई काम बहुत बोझिल हो, थकाऊ हो, कष्टकर हो तो उसे कहते हैं ओनरस। इंग्लिश में इसका सिनोनिम हो सकता है बर्डनसम। हमारा आंसर ऑप्शन डी इंटीग्रल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं। डू नॉट स्टे इन द फॉरेस्ट आफ्टर डार्क। अंधेरे के बाद, फॉरेस्ट है जंगल, जंगल में ना रुकें। एज चूंकि सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। सम एनिमल्स बिकम अग्रेसिव, अग्रेसिव का अर्थ है आक्रामक। तो जंगल में अंधेरे के बाद ना रुकें, क्योंकि कुछ जानवर आक्रामक हो जाते हैं जब वो मानवों को देखते हैं। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन्हें रिव्यू कर लेते हैं। प्रोवोकेटिव का अर्थ है भड़काऊ या उत्तेजक। अगर कोई चीज़ भड़काऊ हो तो वो प्रोवोकेटिव है। अलर्टेड, अलर्ट का अर्थ है चौकन्ना या सतर्क करना, और थ्रेटन का अर्थ है धमकाना। हमारा आंसर ऑप्शन सी अग्रेसिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम हो, पर्यायवाची हो।
क्वेश्चन वर्ड है वेग्रेंट। वेग्रेंट का अर्थ है घुमंतु या खानाबदोश। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नोमैडिक। नोमैडिक या वेग्रेंट का अर्थ है खानाबदोश, घुमंतु जो एक जगह ना रहें, अपना ठिकाना बदलते रहें। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फ्रूगल का अर्थ है मितव्ययी, जो कम खर्चा करे उसे कहते हैं फ्रूगल। तो कम खर्चा करने के सद्गुण को मितव्ययता कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे मितव्ययी, इंग्लिश में फ्रूगल। प्रोडिगल का अर्थ है अपव्ययी, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें, फ्रूगल और प्रोडिगल आपस में विलोम शब्द है। वो अपव्ययी है, वेस्टफुल है, और ये मितव्ययी। और अंतिम ऑप्शन सी अनडिनाइबल का अर्थ है जिसके होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कोई चीज़ जो अखंडनीय है, निर्विवाद है, वो अनडिनाइबल है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं। प्रश्न शब्द है ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट का अर्थ है किसी चीज़ को पूरी तरह बदल देना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ऑल्टर या चेंज, बदल देना किसी चीज़ को पूरी तरह से। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए मटर का अर्थ है बड़बड़ाना या बुदबुदाना। आप धीरे धीरे कुछ कहते रहें तो उसे कहते हैं मटर, अंग्रेजी में सिनोनिम होगा मर्मर। मॉडिफिकेशन का अर्थ है बदलाव। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें, ट्रांसम्यूट एक वर्ब है जबकि मॉडिफिकेशन एक नाउन। यदि मॉडिफाई होता तो ये भी आंसर हो सकता था, फिलहाल नहीं। सपोर्ट का अर्थ है समर्थन या समर्थन करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार निर्देश है चूज द वर्ड विच इज ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो शब्द होगा जो प्रश्न शब्द का ओपोजिट हो, विलोम हो। प्रश्न शब्द है मैमथ, जिसका अर्थ होता है ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी मिनस्क्यूल। मिनस्क्यूल का अर्थ है बहुत ही छोटा या सूक्ष्म, इंग्लिश में टाइनी। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्वाइट का अर्थ है शांत या चुप। सिग्निफिकेंट का अर्थ है महत्वपूर्ण। और जाइनोमस का अर्थ है ह्यूज या विशाल। विद्यार्थी ध्यान दें, ये प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। इसके लिए एक आसान सिनोनिम हो सकता है ह्यूज। हमसे सिनोनिम नहीं एंटोनिम या विलोम शब्द पूछा गया था। हमारा आंसर ऑप्शन डी मिनस्क्यूल, सूक्ष्म या बहुत छोटा ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, अब की बार निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस इडियम, इस मुहावरे का सही अर्थ देता हो। तो पढ़ते हैं, टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे कहा जाता है जब आप कहते हैं कि अब मेरा काम पूरा हुआ या दिन पूरा हुआ, बस अब आगे और काम नहीं करना। तो दिन पूरा होने या काम पूरा होने पर कहा जाता है इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टू कॉल इट अ डे का अर्थ हुआ टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स। इनिशिएट है शुरू करना, प्रोसीडिंग्स का अर्थ है कार्रवाई। ऑप्शन सी कहता है टू वर्क थ्रू द डे। थ्रू द डे का अर्थ है दिन भर काम करना, नहीं। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है टू स्टार्ट वर्किंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। लंबे ब्रेक या अंतराल के बाद फिर काम करना, नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, फिर से एक इडियम मिली है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस इडियम का सही अर्थ देता हो। पढ़ते हैं, फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स। जब आप फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पेंट्स करते हैं तो आप कोई खतरनाक या मुश्किल काम करते हैं, वो भी बिना किसी विशेष अनुभव के, सिर्फ अपनी सहज प्रेरणा या अपनी इंस्टिंक्ट्स के आधार पर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टू डू समथिंग डिफिकल्ट और डेंजरस यूजिंग ओनली योर इंस्टिंक्ट्स। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द इंस्टिंक्ट का अर्थ है सहज प्रेरणा या अंतः प्रेरणा, अपनी नेचुरल प्रोपेंसिटी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है टू डू समथिंग ऑर्डिनरी यूजिंग योर एक्सपीरियंस। नहीं, वो चीज़ खतरनाक होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी विशेष नहीं होता। ऑप्शन सी कहता है टू डू समथिंग डिफिकल्ट और डेंजरस विथ प्रॉपर इक्विपमेंट। प्रॉपर है उचित, इक्विपमेंट है साजो सामान, उचित साजो सामान के साथ, नहीं। अंतिम ऑप्शन डी कहता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग और डेंजरस और डिफिकल्ट मिडवे थ्रू। मिडवे थ्रू का अर्थ है बीच में ही, मध्य में ही, काम करते हुए आप छोड़ दें तो उसे कहते हैं मिडवे थ्रू, आपने उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया। तो ऑप्शन डी कहता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और डेंजरस, कोई कठिन या खतरनाक चीज करना छोड़ देना बीच में ही, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 85 निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमारा निर्देश है हम दिए गए वाक्य के वॉइस को बदलें, तो पढ़ते हैं द मैन ऑर्गेनाइज द इवेंट इफिशिएंटली। विद्यार्थी ध्यान दें, ऑर्गेनाइज का अर्थ है आयोजित करना, इफिशिएंटली का अर्थ है कार्यकुशलता से। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचानें। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, टेंस हुआ सिंपल पास्ट और वॉइस हुआ एक्टिव। ऐसी दशा में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो नए सब्जेक्ट द इवेंट के साथ वॉज और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करता हो। सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, द इवेंट वॉज इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैन। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द इवेंट इज नहीं, वाक्य भूतकालिक था। ऑप्शन बी कहता है द इवेंट वॉज एफिशिएंट ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट नहीं एफिशिएंटली होना चाहिए था, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब है, हमें इसके साथ में एडवर्ब चाहिए। अंतिम ऑप्शन कहता है द इवेंट्स वर नहीं, इवेंट वॉज होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं शी सेड कोट आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक एंड ऑफ द कोट। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य जिसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले पहचाने रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और हमें असर्टिव वाक्य मिला है। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो कि आई वॉन्ट प्रेजेंट को पास्ट में बदलता हो। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। तो शी सेड आई वॉन्ट के स्थान पर होना चाहिए शी वॉन्टेड और दिस के स्थान पर दैट। ये सारी शर्तें पूरी होती हैं ऑप्शन बी में। शी सेड दैट शी वॉन्ट की जगह वॉन्टेड, प्रेजेंट बदल गया पास्ट में, वॉन्टेड टू बाय दिस बुक के स्थान पर दैट बुक। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है शी सेड दैट वुड वांट, यहां तो शी गायब है, वुड वांट टू बाय द बुक भी नहीं, दैट होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है शी सेड दैट शी हैड वांटेड, नहीं पास्ट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट टेंस चाहिए था। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है शी सेड दैट शी वांट्स, नहीं हमें प्रेजेंट नहीं इसे पास्ट टेंस में बदलना होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहचाने। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग में कोई गलती हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्यार्थी ध्यान दें, क्लेयरवॉयंट की स्पेलिंग में ओ और ए के बीच में वाई भी होना चाहिए था, तो सही स्पेलिंग होनी चाहिए थी CLAIRVOYANT। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भविष्य देख सकता हो या भविष्यवाणी कर सकता हो, तो दिव्य दृष्टा या भविष्य दृष्टा व्यक्ति को कहते हैं क्लेयरवॉयंट। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए रेकॉन्टर एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है कहानी सुनाने वाला या स्टोरी टेलर, हिंदी में कहानी सुनाने वाला या किस्सा गो। ऑप्शन बी पर्सपिकेशियस का अर्थ है बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला। अगर आप एक पर्सपिकेशियस इंसान हैं तो आप बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, बड़ी तेजी से चीज़ों को समझ जाते हैं, आप हैं अस्ट्यूट या श्रूड। और अंतिम ऑप्शन सी क्लैमर का अर्थ है शोरगुल या शोर शराबा। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 निर्देश है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। नीचे दिए गए वाक्य में एक खंड रेखांकित है, अंडरलाइंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से ठीक करके वाक्य को सही करता हो। When we came out of the restaurant, जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए, it was 11:30, 11:30 बज चुके थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। विद्यार्थी ध्यान दें, इट वॉज 11:30 बात भूतकालिक है तो फिर व्हेन वी केम ही होना चाहिए था, वाक्य में कोई एरर नहीं है। फिर भी समीक्षा कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस की। ऑप्शन ए कहता है व्हेन वी हैड कम, नहीं सिंपल पास्ट चाहिए था, ये तो पास्ट परफेक्ट हुआ। ऑप्शन बी कहता है व्हेन वी कम आउट, नहीं बात भूतकालिक है, कम नहीं। ऑप्शन सी कहता है व्हेन वी हैव कम आउट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट चाहिए था क्योंकि इट वॉज 11:30 दिया हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 एक बार फिर से वही निर्देश है, रेखांकित सेगमेंट को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं बायोलॉजिस्ट बिलीव, बायोलॉजिस्ट का अर्थ है जीव विज्ञानी,
बिलीव है मानते हैं, दैट इंक्रीज्ड बढ़ी हुई ह्यूमन एक्टिविटी का अर्थ है मानवीय गतिविधि, बढ़ी हुई मानवीय एक्टिविटी या गतिविधि, मीन्स का अर्थ है एन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ चेंज का अर्थ है बदलाव की दर, इन हैबिटेट फॉर ऑल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द हैबिटेट का अर्थ है प्राकृतिक निवास स्थल, तो इंसानों, जीव जंतुओं या पशु पक्षियों अथवा वनस्पति के लिए हैबिटेट है उसका प्राकृतिक निवास स्थल, जहां वो रह सकें, विकसित हो सके, फल फूल सके। फॉर ऑल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी क्रीचर्स हैं प्राणियों के लिए। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह एरर यहाँ है, एक्सेलरेटिंग नहीं एक्सेलरेटेड होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें यहाँ रेट एक नाउन मिली है जिसकी विशेषता सिर्फ एक एडजेक्टिव बता सकता है, तो एक्सेलरेटिंग नहीं, हमें चाहिए एक्सेलरेटेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है। उदाहरण के तौर पर आप कहें अ टायर्ड मैन, तो मैन नाउन है और टायर्ड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम करेगी। दिए हुए वाक्य में भी इंक्रीज्ड पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण है, ह्यूमन एक्टिविटी नाउन है। तो करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, बायोलॉजिस्ट बिलीव, जीव विज्ञानी मानते हैं, दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, बढ़ी हुई मानवीय गतिविधि का अर्थ है मीन्स एन एक्सेलरेटेड मीन्स जो बढ़ चुकी रेट ऑफ चेंज इन हैबिटेट, प्राकृतिक निवास स्थल, फॉर ऑल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात बढ़ी हुई मानवीय एक्टिविटी का अर्थ है कि प्रकृति के यानी वर्ल्ड के, विश्व के सभी प्राणियों के जो हैबिटेट है उसमें भी बदलाव की दर काफ़ी तेज़ हो गई है। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज यानी रेट ऑफ चेंज काफ़ी तेज़ हो गई है हैबिटेट में बदलाव की। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज। अन्य ऑप्शंस को भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है ह्यूमन एक्टिविटी इज मीनिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, इज मीनिंग नहीं हो सकता, एक्सेलरेटिंग भी नहीं। मीन एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब्स आमतौर पे कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं आती, तो इज मीनिंग भी नहीं, एक्सेलरेटिंग भी नहीं। ऑप्शन सी कहता है ह्यूमन एक्टिविटी मीन नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी सिंगुलर है, मीन्स होना चाहिए था। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। तो करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज, बढ़ी हुई बदलाव की दर इन हैबिटेट फॉर ऑल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्रीचर्स है प्राणी, ऑफ द वर्ल्ड विश्व के। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग का अर्थ है जमा कराना या देना, सुपुर्द करना। अ प्रपोजल है प्रस्ताव, टू पॉपुलर वोट, किसी प्रस्ताव को जनता को देना ताकि जो पॉपुलर वोट है मीन्स ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं उस बात का पता चल जाए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रेफरेंडम का अर्थ है जनमत संग्रह, जहां सब लोग किसी मुद्दे पर अपनी राय देते हैं उसे कहते हैं रेफरेंडम, हिंदी में जनमत संग्रह। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। इलेक्शन है चुनाव, रेफरेंस का अर्थ है हवाला या संदर्भ, आप किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं तो हवाला देते हैं, वरना किसी चीज़ का रेफरेंस उसका संदर्भ भी है। और पॉपुलैरिटी का अर्थ है लोकप्रियता। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में निर्देश है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। हमें एक शब्द मिला है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ देता हो। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का अर्थ है कोई अप्रत्यक्ष कथन या व्यंग्य। अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की ओर इशारा तो है पर सीधा उसका नाम नहीं ले रहे, तो ऐसे अप्रत्यक्ष टिप्पणी या शब्द या व्यंग्य को कहते हैं इन्यूएंडो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रिमार्क है टिप्पणी अबाउट समबडी और समथिंग। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है सटल डिफरेंस। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है सटल, बी साइलेंट रहेगा। सटल का अर्थ है सूक्ष्म या गूढ़, जो ऊपर से ना दिखता हो। डिफरेंस है अंतर, इन मीनिंग और ओपिनियन और एटीट्यूड, अर्थ में, राय में या फिर रवैये में जो सूक्ष्म या ऊपर से ना दिखाई देने वाले अंतर को कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कहता है इलैबोरेट एनालिसिस। इलैबोरेट का अर्थ है विस्तृत या बड़ा, एनालिसिस का अर्थ है विश्लेषण ऑफ समथिंग नॉट इजीली अंडरस्टूड, ऐसी चीज का विश्लेषण विस्तृत रूप से जो आसानी से नहीं समझी जाती, बिल्कुल नहीं। अंतिम ऑप्शन डी कहता है सटायरिकल राइटअप। सटायरिकल का अर्थ है व्यंग्यात्मक, राइटअप का अर्थ है कोई लेख,
हम किसी लेख की बात नहीं कर रहे, किसी शब्द, किसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी या बात की बात कर रहे हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अब की बार मिला है हमें क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं। दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। और हमेशा याद रखें, ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं, राजन इज अ सेल्समैन। राजन एक सेल्समैन है। ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर, वो दरवाजे से दरवाजे मीन्स एक घर से दूसरे घर जाता है। डैश वैक्यूम क्लीनर्स। वैक्यूम क्लीनर आप जानते हैं एक प्रकार की मशीन होती है जो सफाई करने के काम आती है, अच्छे से सफाई हो जाती है उस मशीन से। ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ वर्क, अपने काम के पहले दिन, ही डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स। उसने तय किया कि वो अपना गुड्स यानी माल अथवा वस्तुएं बेचेगा बाय नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ अ प्राइवेट हाउसिंग एस्टेट। विद्यार्थी ध्यान दें, नॉक का अर्थ है दस्तक देना, खटखटाना। हाउसिंग एस्टेट मूलतः एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत व्यवस्था से मकान पास पास बनाए गए हों या बिल्डिंग्स हो पास पास, तो एक व्यवस्थित रूप से बनी हुई हाउसिंग एस्टेट एक प्रकार की कॉलोनी है। माई फर्स्ट डैश ही थॉट, उसने सोचा, एज ही प्रेस द बेल, जैसे ही उसने बेल दबाई, ऑफ द फर्स्ट हाउस। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि कोई सेल्समैन राजन है, वो वैक्यूम क्लीनर्स बेचने निकला है। तो पढ़ते हैं, राजन इज अ सेल्समैन, ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर, डैश वैक्यूम क्लीनर्स सेलिंग वैक्यूम क्लीनर्स। वैक्यूम क्लीनर्स बेचने के लिए, क्योंकि वो सेल्समैन है, एक घर से दूसरे घर जाता है। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। परचेज का अर्थ है खरीदना, बाई भी खरीदना। सेल्समैन है, खरीदेगा नहीं बेचेगा। गिफ्ट का अर्थ है उपहार देना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा, सेलिंग। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, he goes from door to door selling vacuum cleaners. On his first day of work, he decided to sell his goods by knocking on the doors of a private housing estate. My first dash he thought. My first customer. Customer का अर्थ है ग्राहक, मेरा प्रथम ग्राहक। He thought as he pressed the doorbell of the first house. आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए, क्लाइंट का अर्थ भी ग्राहक है, सामान्यतः सेवा ग्राहक। विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप किसी वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर, इंश्योरेंस एजेंट, ऐसे व्यक्ति से कोई सलाह लेते हैं या सेवा लेते हैं, तो आप उसके क्लाइंट हुए। तो क्लाइंट का अर्थ है सेवा लेने वाला ग्राहक, अक्सर किसी वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि से। सप्लायर है आपूर्तिकर्ता, और मैन्युफैक्चरर है किसी चीज का निर्माता, बनाने वाला। हमारा आंसर ऑप्शन बी कस्टमर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः पढ़ते, माई फर्स्ट कस्टमर ही थॉट एज ही प्रेस द डोरबेल ऑफ द फर्स्ट हाउस। उसने जैसे ही घंटी बजाई तो उसने सोचा, मेरा पहला ग्राहक। अ मिडिल एज्ड वुमन, मिडिल एज्ड का अर्थ है मध्यम उम्र की महिला, विथ कर्लर्स इन हर हेयर। विद्यार्थी ध्यान दें, कर्लर्स एक डिवाइस होती है जो महिलाएं अपने बालों में लगाती हैं ताकि उनके बाल घुंघराले हो जाएं। तो एक मध्यम उम्र की महिला जिसके बालों में कर्लर्स थे, ओपन द डोर। राजन बिगैन टू एक्सप्लेन, राजन उसे समझाने लगा, हु ही वॉज, वो कौन था, एंड द डैश ही वॉज सेलिंग, एंड द प्रोडक्ट ही वॉज सेलिंग। तो फिर राजन उसे समझाने लगा वो कौन था और वो कौन सा प्रोडक्ट का अर्थ है उत्पाद उसे बेचना चाह रहा था। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। प्रोड्यूस का अर्थ है उत्पादन करना, मटीरियल का अर्थ है सामान, और इंग्रेडिएंट्स का अर्थ है अवयव, यानी सामग्री जिससे कोई चीज बनती है उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, हिंदी में अवयव। आगे बढ़ते हुए, एंड द प्रोडक्ट ही वॉज सेलिंग द नेक्स्ट मिनट, अगले ही मिनट, द डोर वॉज डैश नॉट इंटरेस्टेड। द डोर वॉज स्लैम्ड। स्लैम का अर्थ है जोर से बंद करना। जब आप जोर से धमाके से दरवाजे को बंद करते हैं तो आप उसे स्लैम करते हैं। अगले ही मिनट, अगले ही पल दरवाजा स्लैम कर दिया गया, जोर से पटक के बंद कर दिया गया। नॉट इंटरेस्टेड, और आवाज आई इंटरेस्टेड नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। डैम्ड का अर्थ है धिक्कारित। अगर कोई डैम्ड है तो धिक्कारित है, उसे बहुत निंदा या धिक्कार मिला है। टेम्ड का अर्थ है पालतू या नियंत्रित किया हुआ। और क्रैम के दो अर्थ हैं, विद्यार्थी ध्यान दें। एक तो है ठसाठस भरा हुआ, और एक अन्य अर्थ है क्रैम का किसी चीज को रटना। तो अगर आपने कोई चीज क्रैम कर ली है तो आपने उसे रट लिया है। हमारा आंसर ऑप्शन डी स्लैम्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, जॉन हर्ड हर शाउट, उसको चिल्लाते हुए जॉन ने सुना, डैश द क्लोज डोर बिहाइंड द क्लोज डोर। वो महिला चिल्लाई, इंटरेस्टेड नहीं हूं,
और इसको जॉन ने सुना, हर शाउट उसको चिल्लाते हुए सुना, बिहाइंड द क्लोज डोर, बंद दरवाजे के पीछे से। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। बिफोर है पहले, ऑन आप जानते हैं, असाइड का अर्थ है एक और। हमारा आंसर ऑप्शन डी बिहाइंड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, निर्देश है अब की बार, पहचानिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है रिसीट। शब्द रिसीट का अर्थ है प्राप्ति या रसीद। शब्द रिसीट में पी साइलेंट होता है, इसका उच्चारण है रिसीट। अन्य कोई स्पेलिंग सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न, जिसे हल करने की विधि से आप वाकिफ हैं। सबसे पहले दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। आई टुक अ डीप ब्रेथ, डीप है गहरा, ब्रेथ है श्वास, मैंने गहरा श्वास लिया एंड इनहेल्ड द एयर। इनहेल का अर्थ होता है श्वास को अंदर खींचना। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, फाइन है अच्छी, स्प्रिंग है बसंत, तो ये बसंत ऋतु की एक बहुत अच्छी सुबह थी। एज सून एज आई एंटर्ड द गार्डन, गार्डन का अर्थ है बगिया, तो जैसे ही मैं उस बगीचे या बगिया में मैंने प्रवेश किया, लश ग्रीन ग्रास, विद्यार्थी ध्यान दें, लश का अर्थ है हरी भरी, लग्जूरियंट, तो हरी भरी सब्ज घास ने मेरा स्वागत किया। द फ्रेशनेस इन दी एयर, और हवा में जो फ्रेशनेस थी, ताजगी थी। ड्रू माई फीट, ड्रू का अर्थ है खींचना, मेरे पैरों को खींच कर ले गई टूवर्ड्स अ नियर बाई गार्डन, एक पास के गार्डन की तरफ वो हवा की ताजगी मुझे खींच कर ले गई। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि बसंत ऋतु की कोई सुबह थी, वहाँ कोई व्यक्ति आसपास के किसी गार्डन में गया। इतना पढ़ने पर जो दो बेहतरीन लिंक हमें मिलते हैं वो हैं BA तथा DC। सबसे पहले शुरुआती खंड, इंट्रोडक्टरी खंड होना चाहिए B। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, एक अच्छी बसंत ऋतु की सुबह थी। उसके उपरांत A, आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक लंबी श्वास ली, एंड इनहेल्ड द एयर, और हवा को अपने अंदर लिया। उसके उपरांत खंड डी, द फ्रेशनेस इन द एयर, जो मैंने इनहेल की। ड्रू माई फीट, मेरे पैरों को खींच कर ले गई पास के गार्डन की ओर। और अंतिम खंड मात्र सी हो सकता है। एज सून एज आई एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही मैंने गार्डन में प्रवेश किया, लश ग्रीन ग्रास वेलकम्ड मी, और जैसे ही मैंने गार्डन में प्रवेश किया तो उस सब्ज हरी भरी घास ने मेरा स्वागत किया। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट B, फिर A और उसके उपरांत D तथा C। हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन A, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट ऑफ ऑल बाई रेजिंग ब्लड प्रेशर। हर्ट का अर्थ है चोट पहुंचाना, हार्ट है हृदय। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, चोट पहुंचाता है आपके दिल को, हृदय को, क्योंकि बाई रेजिंग ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को रेज करता है, बढ़ा देता है। यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट। ब्लो अप का अर्थ होता है अपना आपा खोना और गुस्सा व्यक्त करना, एंड लेट इट आउट, आप अपना आपा खो सकते हैं और भड़ास बाहर निकाल सकते हैं। लेट इट आउट मीन्स भड़ास बाहर निकालना। और बॉटल इट अप, बॉटल अप का अर्थ है अपनी भावना या गुस्से को दबाना। एंड इग्नोर इट, और फिर इग्नोर कर सकते हैं। द क्वेश्चन, प्रश्न, देन अराइजेस, प्रश्न ये उत्पन्न होता है, व्हाट टू डू अबाउट इट, करें क्या इस बारे में। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग अग्रीड दैट एंगर हर्ट्स योर हेल्थ। रिसर्चर्स हैं अनुसंधान करने वाले, अनुसंधानकर्ता हमेशा से या लंबे समय से, लॉन्ग का अर्थ है लंबे समय से, इस बात पर सहमत रहे हैं कि गुस्सा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है गुस्से के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है सबसे पहले DAC तथा उसके उपरांत B। सबसे पहले शुरुआती खंड D, रिसर्चर्स, अनुसंधानकर्ता, हैव लॉन्ग अग्रीड दैट एंगर हर्ट्स योर हेल्थ। अनुसंधानकर्ता बहुत लंबे समय से इस बात पे सहमत रहे हैं कि गुस्सा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उसके उपरांत खंड A, इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, चोट पहुंचाता है आपके हृदय को। ओवॉल बाई रेजिंग ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर ये बढ़ा देता है। उसके उपरांत होगा खंड C, द क्वेश्चन देन अराइजेस, फिर प्रश्न ये पैदा होता है, व्हाट टू डू अबाउट इट, करें क्या इसका। अंतिम खंड मात्र B ही हो सकता है, यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट। आप गुस्सा कर सकते हैं, आपा खो सकते हैं और अपनी भड़ास निकाल सकते हैं,
और बॉटल इट अप, या फिर अपने गुस्से को दबा सकते हैं, इग्नोर इट, और इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट डी, फिर ए और उसके उपरांत सी तथा बी। ऐसा ऑप्शन है मात्र बी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का ओपोजिट हो, एंटोनिम हो। प्रश्न शब्द है ग्ली। ग्ली का अर्थ है प्रसन्नता या डिलाइट, अक्सर अपनी कामयाबी या फिर किसी के दुर्भाग्य या असफलता पर इस प्रकार के आनंद को, डिलाइट को या प्लेजर को कहा जाता है ग्ली। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। वो का अर्थ है दुख, सैडनेस या सोरो। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। जॉय का अर्थ है आनंद और ब्लिस का अर्थ है परम आनंद। ब्लिस एक परम आनंद की स्थिति है, इसके लिए एक अन्य शब्द हो सकता है एक्सटेसी। और अंतिम ऑप्शन सी, सोम्बर का अर्थ है गमगीन, दुख में पड़ा हुआ या निराशा में पड़ा हुआ। सोम्बर का एक अन्य अर्थ भी है अंधकारपूर्ण। विद्यार्थी ध्यान दें, ऑप्शन ए तथा डी प्रश्न शब्द के सिनोनिम्स हैं या सिनोनिम होने के करीब शब्द हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि हमें चाहिए था एंटोनिम। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 846 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे परिणाम के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।